तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में बहुत दिनों से हम लोग बात कर रहे थे कि वीडियो अपलोड करेंगे। तो फाइनली आज का दिन आ गया है कि इकोनॉमिक्स 2025 में मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे वो प्रैक्टिकल की बात करें या फिर बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें उससे भी इम्पॉर्टेंट हमें नहीं पढ़नी है, हम स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज की शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। यहाँ पे कुछ भी आपको कोई भी फैंसी पीपीटीज नहीं मिलेगी, बस आपको मिलेगा तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा है। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो हमको देखने को मिलता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें सबसे पहले आपको बात करनी है सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, चाहे हम फॉरेन सेक्टर की बात करें, चाहे हम आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और आपका फॉरेन ट्रेड, तो इन तीनों सेक्टर्स को तो आपको बहुत अच्छे से रट लेना है कि भैया ये 3 सेक्टर्स हमारे इंडियन इकोनॉमी में ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और आज के टाइम में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बिफोर ब्रिटिशर्स रूल हमारा भारत क्या था, हम एक्सपोर्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट, फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करते थे और बदले में लेते थे गोल्ड, जिसकी वजह से हमें बोला जाता था सोने की चिड़िया। उसके बाद ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हम लोग रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने लगे और हम लेने लगे फिनिश गुड्स, जिससे हमारा जो धीरे धीरे करके गोल्ड था वो क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, ख़त्म होने लगा और एक समय ऐसा आया कि हम लोग भूखमरी की कगार पे आ गए। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट के साथ साथ मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझाता हुआ भी चलूँगा कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे है। तो आपको इसमें पढ़ना है तीनों सेक्टर्स, जिसके अंदर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें स्टैग्नेंट इकोनॉमी, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, डिपेंडेंस ऑफ इम्पोर्ट। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब ना हम आगे बढ़ रहे थे और हम बहुत धीरे धीरे करके क्या होने लगे थे, डिक्लाइन होने लगे थे। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि हमारा जो ज़्यादातर लोग की डिपेंडेंसी थी वो किस पे थी, एग्रीकल्चर्स पे थी और हम पूरी तरह से निर्भर हो गए थे इंपोर्ट पर, मतलब बाहर की कंट्रीज़ पे हम निर्भर हो गए थे, चाहे हम साइकिल की बात करें, चाहे हम किसी भी छोटी चीज़ की बात करें। बैकवर्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड हो गई थी, इतनी बैकवर्ड हो गई थी कि हमें 3 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, शहरी इलाके कम थे और लोग गांव में ज़्यादा रहते थे। सेमी फेडरल इकोनॉमी ना ही कैपिटलिस्टिक थी ना ही सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर को और डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम था, ये आपको पढ़ना है। फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का फोर्स कॉमर्शलाइजेशन होने लगा, जिसमें आपको एक वर्ड याद रखना है आपके प्रैक्टिकल के लिए, कैश क्रॉप्स। चाहो तो लिख लो या अपने एग्ज़ाम में या जो भी आपके पास नोटबुक है आप उसमें उसको क्या कर लो, टिक कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब आप सबको पता है कि हम क्या करने लगे थे, सब्सिस्टेंस अब उतना ही बनाते थे हम जितना ओन, मतलब अपने लिए, बेचने के पर्पज से हम कुछ नहीं बनाते। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल भी आपको ये चीज़ें नहीं छोड़नी है, ये तो आपको करना ही है। उसके बाद बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी, मतलब हमारा रॉ मटेरियल बिल्कुल फ्री बराबर जा रहा है और जब हमारे यहाँ पर कोई चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर हैवी टैक्सेस लगा देते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी ज़रूर पढ़ें। उसके बाद फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे तो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ट्रेड, मतलब मोनोपोली कंट्रोल, सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में था, सारा का सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था। सरप्लस ट्रेड हो रहा था लेकिन वो उसका बेनिफिट किसको मिल रहा था, ब्रिटिशर्स को मिल रहा था। तो आप ये दोनों चीज़ें इसमें पढ़ें। उसके बाद हम बात करें डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट। बर्थ रेट डेथ रेट का मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी चीज़ कम अच्छी है। बर्थ रेट इज़ हायर द बेटर, लोअर द बेटर, ये आपको पढ़ना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ हायर द बेटर, लोअर द बेटर, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एक आपको बॉक्स दे रखा है, उसमें आपको याद रखना है 19 क्या था भाई, जिसमें मैंने आपको बताया था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या था 90 के आगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी में 72% थे, सेकेंडरी में 10% थे और टर्शरी में 17.2% थे। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ब्रिटिश हमें रेलवे देखे गए, पोर्ट्स देखे गए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ देखे गए और रोड देखे गए, ठीक है। वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिशर रूल इन इंडिया, तो आप बिल्कुल भी आंसर देंगे नहीं, कुछ भी नहीं था। उन्होंने रेल, रोड, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ दिया लेकिन अपने फ़ायदे के लिए।
लेकिन हमें वो कॉमर्शियल आउटलुक फार्मर्स को सिखा के गए, हमारे अपॉर्चुनिटी नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखे गए, फेमाइन जो बुक बनी थी उसको कंट्रोल करना सिखा गए, जो पहले बार्टर सिस्टम चल रहा था उसकी जगह मॉनेटरी सिस्टम स्टार्ट हो गया, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे IAS PCS हमें वो दे के चले गए। वैसे ये आपको चैप्टर 1 में इतना ही पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें आपको पढ़ना है कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स इकोनॉमी। आपको बताना है कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स है, सोशलिस्टिक है या कैपिटलिस्टिक है, बस इसका मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। इस कैपिटलिस्टिक होता है पूरी तरह से मनी प्रॉफिट की बात होती है, सोशलिस्टिक में बात होती है पॉवर्टी मतलब लोगों के वेलफेयर की, और मिक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये आपको हालांकि पता है। 5 ईयर प्लान में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपको पता होना चाहिए 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। उसके बाद आपको प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था वो पता होना चाहिए, ठीक है, 1950। उसके बाद PC महालनोबिस आपको पता होना चाहिए, आर्किटेक्चर और फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको एक मैंने डाटा याद कराया था, अगर आपको याद होगा 3, 1 और 2 कौन कौन सा है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, आपको पता है तो, ठीक है। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन में आप फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आपको पता होने चाहिए। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आपको मैंने बहुत बार बताया है, MS स्वामीनाथन, आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन थे, ठीक है। और इसके 2 फेज पढ़ लेना, 2 फेज थे 1960 से लेके 70 तक और 1970 से लेके 1980 तक, तो आपको ये 2 फेजेस पढ़ने हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के। और ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन रिवोल्यूशन में बनता है HYV सीड्स, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स पढ़ लेना, जो आपकी बुक्स में 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, हार्वेस्टिंग ज़्यादा हो रही, तो वो 4 पॉइंट है, आप उसको एक बार रीड कर ले। उसके बाद हम बात करें इंडस्ट्रियल की, पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या होता है, पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है, प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है। पब्लिक जिसको गवर्नमेंट रन करती है, प्राइवेट जिसको इंडिविजुअल रन करता है, जैसे इंडिया का रेलवे और अंबानीज, रिलायंस। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करें तो फैक्टर नेसेसिटीज़ ऑफ की बात करें तो लैक ऑफ कैपिटल, लो इंडस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ये आप अपनी बुक में टिक कर लें, इसे जरूर पढ़ लें। लैक ऑफ कैपिटल क्या होता है, लो इंडस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद IPR 1956 आपको इसके अंदर 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन मैंने कई बार समझाया है, प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ें प्रैक्टिकल के लिए और थ्योरी दोनों के लिए। 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या था, पहले हमने पब्लिक के पे भरोसा किया, दूसरा हमने पब्लिक प्लस प्राइवेट, अगर हमने कुछ बचा तो हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया। दिस इज कॉल्ड 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसके अंदर एक कमेटी बनती है जिसके बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है, जिसका आंसर है कार्वे कमेटी, ठीक है। 19 एक ईयर है वो आप मुझे बताएं 19 क्या है, ठीक है। तो इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से हैं, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, याद आ रहा है कुछ, ठीक है, पहला लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और लो इन्वेस्टमेंट थी उसमें, और आपका क्या था कि ये जो है लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ होता है, तो 3 इसके कंपोनेंट याद कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड की बात करेंगे तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, बाहर से जो आप गुड्स मंगा रहे हो वो ना मंगाओ और अपने गुड्स को बाहर बेचो, जिससे हमारे पास फॉरेक्स आए। फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी आए। याद होगा आपको 200 करोड़ का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, जिसमें 115 करोड़ गोल्ड था और रिमेनिंग 85 क्या था, आप याद करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसका नाम पहले लाइसेंसिंग था, प्राइवेटाइजेशन का कोटा था और ग्लोबलाइजेशन का परमिट था। तो LQP से हम किस पे चले गए थे, LPG पे चले गए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर 5 रिफॉर्म्स हैं, ये तो भैया पढ़ लो, 25 के एग्जाम में आएगा। इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेक्स और ट्रेड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में आपको ये 5 पॉइंट पढ़ने हैं, 4 पॉइंट पढ़ने हैं जो आपको बता रखे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में 3, एक तो बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, और इसके अंदर एक टर्म जरूर पढ़ने, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। इसके अंदर टैक्स रिफॉर्म, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल GST क्या है, GST पढ़ लें। उसके बाद फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स में BOP क्राइसिस, जो रिवोल्यूशन डिवोल्यूशन आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात करें तो इंक्रीज इन इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आया है, फॉरेन टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन तो आपको पता ही है कि प्राइवेटाइजेशन कैसे कैसे हुआ। प्राइवेटाइजेशन की एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रखा है जिसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। पढ़ लें इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आपको पता ही है कि हमने पब्लिक से पैसा निकाल के किधर डालना स्टार्ट कर दिया, प्राइवेट। जैसे आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एयर इंडिया,
ठीक है। उसके बाद नवरत्न आपको पता होना चाहिए। नवरत्न के अंदर 3 कैटेगरी है, महा, नव और मिनी। महारत्न के एग्जाम्पल्स, नवरत्न के एग्जाम्पल, मिनी रत्न के एग्जाम्पल जो मैंने लिख रखे हैं, आप इसको याद कर लें, ये प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जा सकता है। अब ऑब्वियस गेन्स और लॉस की बात करें, प्राइवेटाइजेशन की गेन क्या हुए, अपग्रेड हो गए, हमारे पास टेक्नोलॉजी मॉडर्न आ गई, प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन। और पहले एक ही प्रोडक्ट बनाते थे, अब ज़्यादा बनाने लगे क्योंकि उनको पता है कि भैया नहीं बनाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। लॉसेस क्या हुआ, सोशल जस्टिस हो गया, प्राइवेटाइजेशन की वजह से कॉस्ट महंगा हो गया, महंगी चीज़ें हो गई, जिससे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको पता है। उसके बाद आउटसोर्सिंग एक बॉक्स में दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, बीपीओ, कॉल सेंटर्स वगैरह वगैरह, ये आप इसमें पढ़ लें। पॉलिसी स्ट्रैटेजी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन सी पॉलिसी थी जो हमें ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। इक्विटी लिमिट हमने बढ़ा दी, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी हमने कर ली, रिडक्शन इन टैरिफ, विटनेस इन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूलिज्म जरूर पढ़ लें, ये प्रैक्टिकल में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। इकोनॉमिक ड्यूलिज्म होता है यहाँ पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ट्रेडिशनल से मॉडर्न की बात होती है, और सोशल होता है जिसके पास सब कुछ है और जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम किस रास्ते जा रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में एक आपको डिफरेंस दे रखा है, उसको जरूर पढ़ लें। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग से चैप्टर है ये। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्च करें, अपनी हेल्थ पे पैसा खर्च करें। माइग्रेशन अब पढ़ लेना, माइग्रेशन इंपॉर्टेंट बनेगा प्रैक्टिकल के लिए, याद रखना प्रैक्टिकल के लिए। जो ये वीडियो देख रहे हैं राजेंद्राज वाले बच्चे, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद चेन इफेक्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो हम फिजिकल कैपिटल का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी अच्छे से कर सकते हैं, आउटपुट बढ़ा सकते हैं, जीडीपी बढ़ेगी, जिससे पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी तो लोग अपनी एजुकेशन और हेल्थ पे पैसा खर्च करेंगे, जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का स्टॉक बढ़ेगा। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, ब्रेन ड्रेन हो गया, ब्रेन ड्रेन भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, डेफिशिएंट मैन पावर, इनसफिशिएंट, ये कोई से भी आप 4 पॉइंट इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन और लिटरेसी में डिफरेंस पढ़ लें कि एजुकेशन और लिटरेसी क्या होती है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के लिए कि एजुकेशन क्या है और लिटरेसी क्या है। इसका मतलब मैंने आपको कई बार समझाया है, इंपॉर्टेंस छोड़ सकते हैं, नहीं है। तपस मजूमदार कमेटी, RTE के नाम से आपको याद आया होगा, राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन 2009 आपको पता होना चाहिए, तपस मजूमदार कमेटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको भी पता है, फुल फॉर्म्स NCERT, UGC, AICTE और ICMR, और ये किस चीज़ों के लिए हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे NCERT बुक्स बनाती है अप टू 12, 6 to 12, UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए, AICTE टेक्निकल के लिए हैं, और ये मेडिकल लाइन के लिए हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल स्टिल प्रोफेशन चैलेंजेस छोड़ सकते हैं। और फिर चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे तो रूरल डेवलपमेंट में ये आपको याद करना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म, प्रैक्टिकल में बड़ा सारा और बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सोर्सेज क्या है, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब जो गवर्नमेंट से रिलेट नहीं करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल जो गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं। इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज की बात करें, जैसे कॉर्पोरेशन गाइड क्रेडिट सोसाइटीज़ है, SBI का इस्टेब्लिशमेंट याद कर लेना। उसके बाद RRB इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नबार्ड की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और माइक्रो क्रेडिट SSG एक बार पढ़ लेना क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग गैदरिंग, देखो ये प्रोसेस ज़रूर पढ़ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या होता है, मैं पूछूं एग्रीकल्चर मार्केटिंग का प्रोसेस या कोई पूछे तो आप बताएंगे। सबसे पहले गैदरिंग होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर ग्रेडिंग होती है, फिर पैकेजिंग होती है, फिर सॉर्टिंग होती है, फिर सेलिंग एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब मेजर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेजर्स इनिशिएटिव लिए, जैसे रेगुलेटेड मार्केट, मॉनिटर सेल एंड परचेज के क्या बिक रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, उस पर सब नज़र रखना। एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जब जिन किसानों के पास रखने के लिए स्टोर नहीं था, उसको प्रोसेस करने के लिए जगह नहीं थी, वो सब देना स्टार्ट कर दिया। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, बेटर प्राइस, कलेक्टिव सेल्स मिलना स्टार्ट हो गया। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंटेशन, MSP वाला विवाद हुआ था, पता होना चाहिए MSP क्या होता है। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स की बात करें, जैसे आप जो किसान है वो अपनी फसल को और कहाँ बेच सकता है, जैसे अपनी मंडी, बिग बाज़ार, बिग बास्केट, डायरेक्ट, मतलब क्या है कि आपका सीधा फार्मर और सीधा कंपनी। जैसे आपने देखा किसान की केचप आती है,
लेस के चिप्स आते हैं, अंकल चिप्स आते हैं, तो ये क्या करते हैं, बड़े बड़े किसानों से सीधा कांटेक्ट करते हैं कि भैया इस साल हमें इतने कुंटल, इतने लाख कुंटल, इतने हज़ार कुंटल पोटैटो चाहिए, टोमेटो चाहिए, तो ये डायरेक्टली मिल जाते हैं। जिससे एग्रीकल्चर्स में जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिला, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। एनिमल हस्बेंड्री आपको पता है क्या होती है, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है क्योंकि बड़ा चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के टाइम में। वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, ये हेल्दियर होता है, टेस्टी होता है और इसमें खर्चा भी कम होता है। नेक्स्ट चैप्टर 6 की बात करें तो रूरल बेरोजगारी, मतलब रूरल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, 4 टाइप्स लिख लें, पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो मर्जी वो कर लें। साइज ऑफ वर्कर्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हमारे यहाँ रोजगार हैं, उसमें से कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। और हम सब जानते हैं कि फीमेल वर्कर्स कम हैं, सॉरी फीमेल वर्कर्स क्या है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कम है और मेल वर्कर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये परसेंटेज एक बार पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जब सुबह को प्रैक्टिकल देने जाएँ तो उसको एक बार देख के जाएँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेक्टरी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी के अंदर कौन कौन से, जैसे एग्रीकल्चर प्राइमरी का पार्ट है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, टर्सरी ट्रेड, ये सब चीज़ें इसके पार्ट है, ठीक है। अर्बन वर्कफोर्स क्या होता है, रूरल वर्कफोर्स क्या होता है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब पता होना चाहिए। जॉबलेस ग्रोथ वो होती है जहाँ पे आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इनोवेशन बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। डिस्गाइज्ड और सीजनल आपको बहुत अच्छे से पता है। डिस्गाइज्ड और सीजनल, डिस्गाइज्ड होता है जो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है और सीजनल मतलब गन्ने की खेती है तो काम है, कटाई है, नहीं है तो फिर नहीं है। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको बहुत सिंपल से पता होना चाहिए क्या होते हैं। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए बेरोजगारी को कम करने के लिए, जैसे मनरेगा, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। चैप्टर 7 की बात करें, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भैया याद करना है आपको 1996। जो बच्चे कॉमर्स के हैं तो उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996 याद है, जो नया वाला 2019 था, तो पुराना वाला 1996 याद रखना है। कॉजेज़ क्या हैं एनवायरमेंट के, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया, पेड़ फसल सब कट गए, इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल बढ़ गए, ठीक है। तो इसके कंसर्न पढ़ लेना, जैसे डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो गया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पीसीबी याद ज़रूर करना, पीसीबी 1974, ठीक है। चिपको मूवमेंट पता होना चाहिए, अपिको मूवमेंट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है 25 में क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में ये वाला, अगर आपको भी लग रहा है तो कमेंट करके मुझे बता दें एक बार। अरे अब आता है इंडिया चाइना पाकिस्तान, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को चैप्टर लगता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था, चाइना कब इंडिपेंडेंट हुआ था, पाकिस्तान कब इंडिपेंडेंट हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स कब लेके आया था, ये याद रखना है। और तीनों ही इकॉनमी ने पब्लिक सेक्टर्स पे भरोसा किया था। तो इंडिया की स्ट्रैटेजी की बात करें तो पता है, जो जो आपको इंडिया के बारे में पता है वो सब लिख देना। जैसे इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्टिक क्या होता है, क्या उसको बड़ा बड़ा के लिख देना। 5 ईयर प्लान इंडिया में क्या हुआ, 5 ईयर प्लान के बाद 1991 में हमने एलपीजी पॉलिसी लेके आए, पब्लिक सेक्टर पे भरोसा किया, कोर एलिमेंट ऑफ पाथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप इसमें इंडिया के जितने बताया उतना लिख देना। ऐसी चाइना में टाइमलाइन याद कर लो, अगर ये याद कर लोगे तो भैया आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, कमांड इकोनॉमी थी, इंडिपेंडेंट सब मिला, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इतने आया, फिर ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन हुआ, फिर प्रोडक्टिव कल्चर हुआ, फिर मेजर रिफॉर्म्स हुए, फिर वन चाइल्ड पॉलिसी आया, फिर 2016 में उसको ख़त्म करा गया। ऐसे ही डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पढ़ लेना, इंडिया चाइना पाकिस्तान के ये वाला डाटा पढ़ लेना, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जीडीपी तो आपको पता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया चाइना पाकिस्तान की कितनी है। और उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के स्ट्रैटेजी की, 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ और ये मिक्स इकोनॉमी मॉडल को लेके आया। पब्लिक सेक्टर मतलब जितना ये भी इन्होंने भी ग्रीन रेवोल्यूशन लिया था, ठीक है। और इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ किसकी अच्छी है, नॉलेज एंड एजुकेशन के मामले में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सब अगर आप याद कर लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक आपको इतना ही पढ़ना है। इसमें किसमें आईडी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ले लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 में तो भैया ये तीनों क्वेश्चन रट के चले जाना, प्रैक्टिकल के लिए लिख लो। जो मेरी वीडियो सुन रहा है, ये माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम और सेविंग इज वर्च्यू और वाइस, बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है ये एक। चैप्टर 2 में बस, चैप्टर 1 में आपको इतना करना है, बस इतना ही करना है सर, हाँ जी बस इतना ही करना है। चैप्टर 2 में
गुड्स पता होने चाहिए, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल पढ़ लेना, सेमी ड्यूरेबल पढ़ लेना, नॉन ड्यूरेबल पढ़ लेना और सर्विसेज पढ़ लेना। और एंड यूज़र का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, ये बड़ा डिटेल में मैंने समझाया है आप लोगों को। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसके कंपोनेंट होते हैं हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। इन्वेस्टमेंट क्या होता है पता होना चाहिए, फिक्स और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसके बाद डेप्रिसिएशन आपको पता है क्या होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, जिसकी वजह से हमें डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाना पड़ता है, ठीक। उसके बाद एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस जो हमें पता है हो सकता है, और अनएक्सपेक्टेड जो हमें पता है नहीं हो सकता है। एक्सपेक्टेड को हम किससे कवर कर सकते हैं, याद है, अरे क्या हुआ ये, हाँ, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड याद है आपको। एक्सपेक्टेड हमें पता है लॉस होगा ही होगा, ठीक है, तो हमने डेप्रिसिएशन, अरे क्या बवाल है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड डाल दिया, और अनएक्सपेक्टेड के लिए हमने क्या करा लिया, इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए स्टॉक एंड फ्लो में, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता होना चाहिए स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। 4 सेक्टर इकोनॉमी, C+I+G+X-M, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ईजी का क्वेश्चन है जो आपको आता है। रियल फ्लो और मनी फ्लो, रियल फ्लो में बात होती है गुड्स की, एंड मनी फ्लो में बात होती है सिंपल सा मनी की। ये इकोनॉमी में कितना गुड्स का सर्कुलेशन हुआ पूरे साल में, मनी में मनी का कितना सर्कुलेशन हुआ। नेशनल इनकम में कुछ मैं ऐसा नहीं बता सकता कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए नेशनल इनकम का, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम का मतलब पढ़ लेना। नॉमिनल रियल जीडीपी का फॉर्मूला लिख लीजिए कहीं, एक मैं आपको या कोई भी लिखवा के देख सकता है। और ये जो चार्ट मैंने हमेशा से बोला है ये आपको पता होना चाहिए ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, नेट से ग्रॉस पे आने के लिए। और 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड्स में कोई सा भी बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, मुझे कमेंट करके एक बार बता दें कि हाँ सर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार ये वाला मेथड बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। मेरे हिसाब से तो मुझे इनकम मेथड लग रहा है, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा मेथड है। चैप्टर 5 बड़ा इजी चैप्टर, फंक्शंस मनी के पता होना चाहिए। उसके बाद बार्टर सिस्टम का ऑल्टरनेटिव नेम बच्चे भूल जाते हैं कई बार। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉमोडिटी। अब कॉमोडिटी का मतलब क्या होता है, कॉमोडिटी का मतलब होता है सिंपल सा गुड्स, ठीक है। बार्टर सिस्टम, फॉर्म्स ऑफ मनी, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी, ये तो पढ़ लो प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट, तो 1 मार्क्स में आपको बताना होना चाहिए सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। हु सप्लाई मनी, तो ये 3 लोग हैं भैया जो मनी की सप्लाई करते हैं। और मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1 C+GD+OD, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में डिफरेंस क्या होता है, टर्म डिपॉजिट स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे FD, इससे साल से पहले नहीं निकाल सकते, जितने साल के आप निकाल भी सकते हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट आपको उतना नहीं मिलेगा। डिमांड डिपॉजिट्स जो हम कभी भी अपने चेक के थ्रू निकाल सकते हैं। चैप्टर 6 में मनी क्रिएशन बात है कॉमर्शियल बैंक, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है। इसका पूरा ये देखो आंसर दे रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपको ये पूरी वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, द इकोनॉमिक्स हब। तो ये मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, बस आपको इतना याद करना है और इतना ही पढ़ना है। ये इंटरेस्टिंग पता है, बैंकिंग में तो भैया सभी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। फंक्शंस ऑफ RBI 100% आएगा, आपको भी पता है कि एक फंक्शन ज़रूर आएगा, मुझे लग रहा है ये वाला आ सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, अरे सर ये तो आप मत पूछिए, तो हमेशा आता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इसमें आप क्या ही बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या होता है। चैप्टर 7 की बात करें तो AD का फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। AD के कर्व याद है, ये वाले कर्व आपको, C+I+G सब चीज़ें आपको पता है। कंपोनेंट ऑफ AD, कंपोनेंट ऑफ AD में कंपोनेंट ऑफ AD की बात करेंगे तो वही है 2 सेक्टर की बात करेंगे और 3 सेक्टर की बात करेंगे और 4 सेक्टर की बात करेंगे। तो ये है आपका क्लोज इकोनॉमी और ये है आपका ओपन इकोनॉमी। AD इज इक्वल्स टू C+I, AD इज इक्वल्स टू C+I+G और AD इज इक्वल्स टू C+I+G+X-M। तो ये आप एक बार देख लें। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ये वाले फॉर्मूला याद कर लें। APC का फॉर्मूला आपको पता है, आई होप। APC इज इक्वल्स टू C/Y और MPC डेल्टा C/डेल्टा Y। ऐसे ही सेविंग फंक्शन का ये वाला फॉर्मूला पढ़ लें, ऐसे ही APS क्या हो जाएगा, APS इज इक्वल्स टू S/Y और डेल्टा S/डेल्टा Y, दिस इज MPS। APC प्लस APS कैसे प्रूव होता है, कैसे 1 होता है, ये आपको पता है ना, पता है पक्का। APC क्या होता है, C/Y, APS होता है S/Y। हम Y इज इक्वल्स टू C+S भी लिखते हैं, तो हमने क्या करा, C+S/Y, C+S की जगह हमने Y लिख दिया, Y इज इक्वल्स टू Y से Y बन गया, खत्म। ऐसे ही आप ये सॉल्व कर सकते हैं, बस यहाँ पे डेल्टा लग जाएगा, सब जगह आंसर ही निकल के आ जाएगा। इसके फॉर्मूले आपको याद करने हैं कुछ, कुल मिला के कंक्लूजन ये है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हमेशा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
तो आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो आउटपुट कम होगा। इसी से ऐसे मेजर करते हैं। इक्विलिब्रियम कंसेप्ट होते हैं, एड इज इक्वल्स टू एच, जिसको हम एस इज इक्वल्स टू आई भी बोलते हैं, वाई इज इक्वल्स टू, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। एक्शन सेविंग क्या होती है, एक्सपोज सेविंग क्या होती है, एक्शन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सपोस्ट। ठीक है, इसका मतलब आपको पता है। एक्सेंट क्या होता है, पोस्ट एक्सेंट होता है आपका जो हम क्या कर रहे हैं, जो हम प्लान कर रहे हैं, और पोस्ट जो एक्चुअल में निकल के आता है, ऐसे ही ये होता है। ठीक है, ऑफ इफ एडी इज ग्रेटर, अरे क्या हुआ, हाँ, इफ एडी इज ग्रेटर देन ये पता होना चाहिए, इफ एडी इज लेस देन इफ एस और आई, ये मैंने बड़ा अच्छे से आपको समझाया है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के चारों फॉर्मूले आप याद कर, तीनों फॉर्मूले आप याद कर लेना। चैप्टर 9 की बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ डेफ, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये डेफिनेशन पढ़ लेना। सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी मैंने आपको कई बार समझाया है। फ्रिक्शनल स्ट्रक्चर, ये सब बार डेफिनेशन एक बार बुक खोलो पढ़ लो एक बार। डेफिसिट डिमांड क्या होती है, ठीक है, ये आपको पता होना। डेफिसिट डिमांड होती है तो उसके एक डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिसिट डिमांड सिंपल था भैया, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ये कॉजेज़ होते हैं। इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, डिमांड कम है तो कंजम्पशन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करेगी, एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा और टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक्सेस डिमांड में क्या होता है, एक्सेस डिमांड ज़्यादा है मतलब सी ज़्यादा और सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस हम टी, तो टेक कंजम्पशन ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम हो जाएगा और टैक्सेस हमारे कम हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट वैसे ही पैसा कमा रही है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस आप पढ़ लीजिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, ऐसे ही अनडिजायर्ड स्टॉक, ऐसे ही लॉस ऑफ प्रॉफिट, ऐसे ही एक्सेस डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लीजिएगा। एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। मेजर टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने आपको कई बार समझाया है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई। जितने भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के इंस्ट्रूमेंट है सब इसके अंदर आएंगे। उसके बाद चैप्टर 10 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव, यहाँ से तो क्वेश्चन रखा हुआ है बोर्ड्स में, कौन सा रखा हुआ है वो आप देखें। अरे ये क्या हुआ, हाँ, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये पूरा कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये तो सभी इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, तो इसको आप एक बार प्लीज़ देख लें। बजट डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू फिस्कल प्राइमरी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी डेफिसिट बनता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें तो फ्लैक्सीबल और फिक्स दो तरह के होते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज, फ्री एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन पढ़ लीजिएगा, डिमांड एंड सप्लाई के कर्व हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा। इम्पैक्ट आप देख लीजिएगा, तो ये चारों आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन में, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो क्या होता है और एप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे और डीवैल्यूएशन होता है जो गवर्नमेंट करती है, ऐसे रीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम पढ़ लेना, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब ज़रूर पढ़ना लेकिन। उसके बाद वाई फॉरेक्स डिमांड, हाँ ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि वाई फॉरेक्स डिमांडेड और सोर्सेज, कहाँ से पैसा आएगा। स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट मैंने आपको समझाया है। बीओपी की बात करें तो तीनों अकाउंट आपको पता होने चाहिए, इसका मतलब यहाँ से आप शॉर्ट में देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट एक बार पढ़ लीजिएगा। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स आपको पता है, इसमें से ये पूछ लेता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, तो आपको पता है ये। और अदर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, एनआरआई डिपॉजिट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट पता होना चाहिए। उसके बाद ऑटोनॉमस गवर्नमेंट रेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट अबव द लाइन और बिलो द लाइन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्या, दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो। तो ये मैंने आपको मैक्रो के इंपॉर्टेंट समझा दिए और इधर मैंने आपको किसके इंपॉर्टेंट समझा दिए, इधर मैंने आपको आईडी के इंपॉर्टेंट समझा दिए। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लास्ट तक, और मुझे कमेंट करके बताओ जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। आई होप वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल्स में देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।